नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अयोध्या में राम विवाह के दूसरे दिन प्रसिद्ध जानकी महल मंदिर में हुआ राम कलेवा का आयोजन। भगवान राम सहित चारों भाइयों को लगाया गया 56 प्रकार का भोग। महाकाल की नगरी उज्जैन में धूमधाम से निकाली गई मल्हारी मार्तंड की सवारी। यात्रा के दौरान भक्तों के जरिए उड़ाई गई 1 क्विंटल से ज्यादा हल्दी। दिल्ली में लोकल कारीगरों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए किया गया ऊन फेस्टिवल का आयोजन। महिला सशक्तिकरण के साथ वोकल फॉर लोकल की भी दिखी झलक। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तमिलनाडु में ऐतिहासिक सांस्कृतिक मैदान की बदली तस्वीर। मदुरई के तमुक्कम मैदान में 45 करोड़ रुपए की लागत से किया गया कन्वेंशन सेंटर का निर्माण। महिलाओं में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर की समस्या से बचने और उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए गुजरात के सूरत में लिया जा रहा है क्रिकेट का सहारा। कैंसर सर्वाइवर सहित कई लोग बॉक्स क्रिकेट अभियान में शामिल। लेकिन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे परंपरा और विरासत की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पावन नगरी में रविवार को एक अलग उल्लास और उत्साह दिखा। मंदिरों का शहर कही जाने वाली अयोध्या नगरी के लगभग 5000 से अधिक मंदिरों में भगवान राम के विवाह उत्सव की धूम है। इसी क्रम में अयोध्या के प्रसिद्ध जानकी महल मंदिर में राम कलेवा 56 प्रकार का भोग लगाने का इस दौरान आयोजन किया गया। अयोध्या में राम विवाह के उल्लास में सराबोर रामनगरी में वैदिक रीति नीति और परंपरा के मुताबिक विवाह संस्कार के बाद प्रसिद्ध जानकी महल मंदिर में राम कलेवा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर श्री राम समेत चारों भाइयों को स्वादिष्ट व्यंजनों और 56 भोग का कलेवा परोसा गया। मिथिला की सखियों और कलाकारों ने सुमधुर गारी गीत, भजन, चौपाई और शास्त्रीय गीत प्रस्तुत कर राम कलेवा के उल्लास को नया आयाम दिया। श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से भगवान को विभिन्न प्रकार का भोजन खिलाया। इसके साथ ही भगवान को न्योछावर के रूप में दान भी किए। रामनगरी अयोध्या के विभिन्न मठ मंदिरों में विवाह पंचमी अर्थात राम विवाह को लेकर उत्सव जारी है। उत्सव का साक्षी होने के लिए आसपास के क्षेत्रों और दूर दराज के लोगों और अति विशिष्ट जनों ने रामनगरी में डेरा डाल रखा है। संत साधक से लेकर भक्त और श्रद्धालु राम विवाहोत्सव के उल्लास में डूबे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में खंडोबा मल्हार मार्तंड की शाही सवारी निकाली गई। यह परंपरा 300 साल पुरानी है। सवारी के दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण एकत्र होते हैं और खास बात यह है कि इस दौरान बड़े पैमाने पर हल्दी उड़ाई जाती है। महाकाल की नगरी में मल्हारी मार्तंड की सवारी धूमधाम से निकाली गई। इस सवारी का इतिहास भी महाकाल की सवारी से जुड़ा है। माना जाता है कि 1710 में जब मालवा में मराठा शासन की स्थापना हुई, तभी से मराठा पद्धति से महाकालेश्वर, काल भैरव और मल्हारी मार्तंड जो 64 भैरवों में से एक हैं की सवारी निकाली जा रही है। मल्हारी मार्तंड खंडोबा भैरव की शाही सवारी सोमवार शाम 4 बजे मल्हार मार्तंड मंदिर से निकली। सवारी महाकाल गुदरी होते हुए रामघाट पहुंची, जहां पूजन के बाद पुनः मंदिर पहुंची। सवारी में भक्त हल्दी उड़ाते हुए चले। गोपाल मंदिर पर पालकी का पूजन किया गया। सवारी में 1 क्विंटल से ज्यादा हल्दी उड़ाई गई।
खास बात यह है कि यह हल्दी जिस पर भी गिरती है वो इसे बहुत शुभ मानता है। चंपा षष्ठी महोत्सव है, ये बैंगन छठ के रूप में भी मनाते हो। चंपा षष्ठी हमारे मल्हार देव का अवतरण दिवस है। इसमें हम बाबा मल्हार की पालकी बहुत वर्षों से निकालते हैं और इसमें मतलब पूरा समाज जन हल्दी उड़ाता है। ये त्योहार को बैंगन छठ और मल्हार की सवारी ये सब साथ में, और आज के दिन से ही हमारे समाज में बैंगन खाना शुरू होता है। मल्हारी मार्तंड का मंदिर और धर्मशाला मराठा कालीन है। जीर्णोद्धार समय समय पर होता रहा। 1920 में सिंधिया राजवंश की बाईजाबाई ने मंदिर में घंटाल चढ़ाया था, जो आज भी लगा है। पालकी लकड़ी और बांस की थी, जिसे कुछ साल पहले समाजजनों ने बदलकर स्टील की पालकी बनवाई। मल्हारी के चांदी के स्वरूप को पालकी में निकाला जाता है। मल्हारी का पूजन गोपाल मंदिर पर सिंधिया राजवंश द्वारा किया जाता था। आज भी ये परंपरा कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबरें आपके शहर आपके गांव की। मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में इन दिनों कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल चल रहा है। ये 5 दिवसीय महोत्सव 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस महोत्सव के आयोजन के लिए कूनो नेशनल पार्क में टेंट सिटी बनाई गई है। इस तरह का आयोजन कूनो नेशनल पार्क में पर्यटन बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि भारत में लाए गए चीतों को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पर्यटक कूनो नेशनल पार्क आए। जब से यहाँ प्रधानमंत्री जी के एफर्ट से आया है, उस तब से इसको डेवलप करने की काफ़ी कोशिश कर रही है अपनी मध्य प्रदेश सरकार। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी उसमें काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहा है। अभी जैसे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, इतने अच्छे लग्जरी टेंट्स लगाए हुए हैं, बाकी अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया हुआ है, मोर देन व्हाट वी हैड एक्सपेक्टेड। और जैसे ये विकसित होगा ये क्षेत्र, तो यहाँ पे रोजगार भी काफ़ी मिलेगा लोगों को। और आने वाले वक्त में जैसे बाकी नेशनल पार्क डेवलप हुए हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी विकसित हो गए और प्रॉस्पर कर रहे हैं, ऐसे ये क्षेत्र भी को भी काफ़ी अपार संभावनाएं और काफ़ी लाभ मिलने का ऐसा लगता है मेरे को। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एंटर की, ऐसा लग रहा है इतना अच्छा ऑरा है, क्या एम्बियंस है यहाँ। तो हर एज ग्रुप के लिए, मतलब मैंने खुद ही जाके अब प्रमोट करना है कि बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, मतलब मेरी मदर इन लॉ को भी यहाँ आना चाहिए था, मेरी बेटी को भी आना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि वो क्यों घर में है। और जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि सुबह कब हो और कब हम जंगल सफारी में जाएं, चीता देखें। इट्स नॉट ओनली चीता, इट्स फ्लोरा एंड फौना ना। जंगल में जो पेड़ हैं, बर्ड्स हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, तो वो सब। और मुझे मालूम है अगर चीता नहीं भी मिला तो मुझे कुछ परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर मैंने उसको नहीं देखा, वो कहीं पेड़ से पीछे से छुप के मुझे जरूर देख रहा होगा। तो मैं चाहती हूँ यहाँ बच्चे आए, बड़े आए, बूढ़े आए, सब हर एज ग्रुप के लिए आए और बहुत अच्छे से प्रमोट होगा। मेरी गुड विशेस हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म, जो इतना पैशनेटली काम करते हैं। नेशनल पार्क में आम लोगों के लिए जो सफारी स्टार्ट हो रही है, तो जो मोदी जी ने एक ज्वेल दिया है एमपी टूरिज्म को, उसको एक कदम हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि चीता, जो कि कहीं पर भी किसी भी नेशनल पार्क में नहीं है, टाइगर है, लॉयन है, तो एक ये नई चीज है लोगों के लिए। तो इससे एमपी टूरिज्म को बहुत फायदा मिलेगा। डेवलप तो काफ़ी होगा। जैसे आप देख रहे हो अभी इंडिया में टाइगर रिजर्व्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिल रहा है, पब्लिसिटी काफ़ी अच्छा हो रहा है, टूरिज्म टाइगर सफारीज के लिए टूरिज्म भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो अभी चीता आने से एक नया अट्रैक्शन रहेगा इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तरफ से। सो आई थिंक एमपी इज डूइंग अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ चीता यहाँ लाके, तो टूरिज्म काफ़ी बढ़ेगा इससे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी टूरिज्म काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो ये चीता सिर्फ अफ्रीका है, तो इंडियन पब्लिक सारी तो अफ्रीका जा नहीं सकती है। तो यहाँ होने पे डेफिनेटली टूरिज्म बढ़ेगा और लोकल यहाँ के जो भी विलेजर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट काफ़ी मिल पाएगा। दिल्ली के त्रिवेणी कला केंद्र में लोकल कारीगरों के फन को बढ़ावा देने के लिए ऊन फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों के कारीगरों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस फेस्टिवल में महिला कारीगर अपने हुनर और कला के जरिए आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रही थी।
साथ ही कला प्रेमियों को इस कला से अवगत भी करा रही थी। किसी भी कारीगर के हुनर को अगर सराहा जाए तो इसके लिए वो पल उसकी मेहनत और लगन का हासिल होता है। हमारा भारत विविध कलाओं और सभ्यताओं से समृद्ध है, लेकिन आज ऐसी बहुत सी कलाएं हैं जिनका रंग रूप बदल चुका है। अगर हम देसी ऊन की बात करें तो आज भी देसी ऊन लोगों को बेहद पसंद आता है। किस तरह से भेड़ से ऊन को निकाला जाता है और कितने दिनों में ऊन से कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, ये कारीगर बहुत मेहनत करके बेहतरीन चीजें बनाते हैं और अपने हाथों से बनाते हैं। दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में देसी ऊन फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें कई राज्यों के कारीगरों ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। इन कारीगरों में महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रही थी, साथ ही वहां आए कला प्रेमियों को इस कला से अवगत करा रही थी। ये देसी ऊन का हब है, कलेक्टिव है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो ऊन के साथ काम करते हैं, और हमारा मिशन है कि इंडियन ऊन को प्रमोट करने के लिए, उसका वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। और अभी जो है करीबन 80% जो ऊन बनते हैं हर साल वो वेस्ट हो जाते हैं। तो हमारा मोटिवेशन है कि ये हम कैसे ऊन को वैल्यू को इंक्रीज करें। इस फेस्टिवल का आयोजन सेंटर फॉर पेस्टोरलिज्म ने किया था और इनका उद्देश्य यही था कि लोकल कारीगरों के फन को बढ़ावा दिया जा सके। जो चीज खाना का आते हैं ये बनाते हैं, इसका कपड़ा बनते हैं, तैरना का भी बनते हैं, ये उड़ना का भी बनते हैं, गर्मी के तैरने के भी ठंडी में बनते हैं, मच्छी के लिए। भेड़े की ऊन है, हाँ, उसको लेकर उसको बनाते हैं, उसका भी कपड़ा बनाते हैं। ठंड में बहुत कम लगते हैं, गर्मी के लिए ठीक रहते हैं, टाट में गर्मी के लिए। तो ये लोग जिन्होंने ये स्थापित किया है, इससे ऊन की कहानी बताई जा रही है, पुराने क्या इस्तेमाल किए जाते थे, और उस स्टेज पे काफ़ी जो आजकल की इंडस्ट्रियल इनोवेशंस हो सकती हैं, जिसमें जो ऊन फेंका जा रहा है वो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इतने सारे वैरायटीज़ ऑफ वूल अवेलेबल हैं इंडिया में, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और आर्टिसन से बात करके आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज अदरवाइज़ हम लोगों को मौका नहीं मिलता है जो बनाते हैं आर्टिस्ट, उनसे बात करने का, उनसे मिलने का, प्रोसेस देखने का। इनफैक्ट एक वक्त था जब भेड़ से ये कारीगर ऊन निकालते और अलग अलग उत्पाद बनाते, लेकिन समय के साथ साथ अब इसमें काफी बदलाव आ गया है। अब मशीनी चरखों का आविष्कार हो चुका है, जिससे ऊन काटी जाती है, लेकिन वक्त भी बचता है और कारीगर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर पाते हैं। ये भेड़ का शरीर में आने वाला ऊन है, इसको धुलाई करने के बाद हम ये कार्डिंग की प्रॉब्लम है, बड़े बड़े प्लांट होते हैं कार्डिंग के लिए, तो मैंने ये छोटा सा यंत्र बनाया है जो इस ऊन को खोल देता है, कताई करने लायक बना देता है। एक कार्डिंग है। फिर उसके बाद स्पिनिंग के लिए मैंने स्पिनिंग चरखा बनाया है, दूसरा चरखा बनाया है, उसमें मोटर भी लगाई है। फिर बुनाई के लिए मैंने करघे बनाए हैं। हाँ, पहले तो शुरू में हम इस तकली, इसको तकली बोलते हैं, तकली का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इसमें कम उत्पादन होता है। फिर ये चरखा आया, ये ऊनी चरखा इसको कहते हैं, तो इसमें हम काम करते हैं और थकान भी कम होती है। होने को तो थकान भी उसमें नहीं होती है, लेकिन थोड़ा मात्रा कम होती है। तो उसके बाद हमने इस चरखे में हम कताई करते हैं और ये इसके साथ साथ हम पार्ट टाइम दूसरा काम करते हैं, क्योंकि पूरा यही नहीं करते हैं। आजकल ऊन की समस्या है ना, ऊन नहीं मिल पाती है, तब हम इसको पार्ट टाइम में करते हैं, जितनी ऊन मिल जाती है। आमतौर पर हम लोगों को सिखाने का काम करते हैं। वाकई इन कारीगरों की कला को एक शानदार प्लेटफॉर्म मिला, जिससे इन कारीगरों के अंदर आत्मविश्वास तो बढ़ा ही, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वोकल फॉर लोकल की एक झलक भी साफ नजर आई।
दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में राय इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। फन विद फैमिली थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ मंच साझा किया। इस फेस्टिवल के जरिए बच्चों को अपना हुनर दिखाने के लिए एक बड़ा अवसर मिला। इस सभागार में मौजूद अभिभावकों, अतिथियों और शिक्षकों को छात्रों ने भारतीय संस्कृति से रूबरू कराया। साथ ही कुछ बच्चों ने ड्रामा के जरिए परिवार के महत्व पर भी प्रकाश डाला। बच्चों द्वारा बनाई गई चित्रों की प्रदर्शनी ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन ने तमिलनाडु में ऐतिहासिक सांस्कृतिक मैदान की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। जी हां, मदुरई के तमुकप्पम में एक कन्वेंशन सेंटर बना है। करीब 3,500 की क्षमता वाले इस कन्वेंशन सेंटर में 250 से ज़्यादा कारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और क्या खास है इस कन्वेंशन सेंटर में, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली का रामलीला मैदान है, उसी तरह से ये भी मदुरई का तमुक्कम कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। किसी ज़माने में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ करते थे, तरह तरह की रैलियाँ आयोजित होती थी, इसके अलावा कई तरह के कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते थे। लेकिन स्मार्ट सिटी ने इस जगह की तस्वीर ही बदल दी है। किस तरह से बनाया गया है ये कन्वेंशन सेंटर, आइए जायजा लेते हैं। मदुरई स्मार्ट सिटी के तहत इसे तैयार किया गया है और 8 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था। इस कन्वेंशन सेंटर को अंदर से बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर देखिए सुंदर लाइटिंग की गई है। इसमें करीब 3,500 लोग एक साथ आ सकते हैं। और इसके अलावा इसकी खासियत ये है कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसको पार्टीशन किया जा सकता है, अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है। करीब 6 हॉल इसमें एक साथ बनाए जा सकते हैं, यानी कि 6 कार्यक्रम इस कन्वेंशन सेंटर में एक साथ आयोजित किए जा सकते हैं। इस कन्वेंशन सेंटर के साथ एक रसोई घर भी बनाया गया है, जहां पर खाना बनाया जा सकता है और काफ़ी संख्या में लोग यहां पर एक साथ खाना भी खा सकते हैं। क्या खासियत है इस कन्वेंशन सेंटर की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मदुरई कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर रूबन सुरेश साहब। दिस कन्वेंशन सेंटर इज़ वेरी यूजफुल। एट अ टाइम वी कैन हैव 4 मैरिज फंक्शंस एंड एनी अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन दिस कन्वेंशन सेंटर। इट्स हैविंग अ वेरी गुड एम्पल पार्किंग and people from all over sites can approach, and after the function they can reach out very easily. It's a very popular place in Madurai. The Madurai people and the Madurai district and the south of India people knows the popularity of Madurai and this Tamukka Maidanam. This Maidan was very vacant before the time of taking the smart city project. So the good project they have selected and people of Madurai is using and utilizing it well. कितने लोगों की यहाँ पर बैठने की क्षमता है और उसको कुल कितने भागों में बांटा जा सकता है? Yeah, this capacity is 3,000. Dining and other prices are different. The cost of the project is 45.55 crores. It's having a total area of 7.18 acres and the basement is 10,082 square meter. Ground floor and the first floor area is 1,904 square meter. The number of two-wheeler parking available is 215. Number of four-wheeler parking is 240.
Here we have provided number of toilets, 15 numbers for female and 14 for male. Then sufficient urinals are provided. The dining hall area is 1,200 square meter. The number of persons can dine 800 at a time. They can dine and eat. So number of rooms available for the bride and bridegrooms also provided sufficiently. Definitely, as I said, this one is a very popular place in Madurai. ये कन्वेंशन सेंटर कई सुविधाओं से लैस है। यहाँ कार्यक्रम के दौरान जहाँ 250 से ज़्यादा कार एक साथ पार्किंग की जा सकती हैं, तो वहीं 250 दोपहिया वाहन भी खड़े किए जा सकते हैं। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, मदुरई, तमिलनाडु। और अब देखते हैं खेल खेल में क्या कुछ है अलग। महिलाओं में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है और तेजी से बढ़ रही इस बीमारी के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और इस अभियान में जोर शोर से जुड़ी हैं गुजरात की एक कैंसर सर्वाइवर, जिन्होंने बॉल और बल्ले को अपना हथियार बनाया है। जी हाँ, देखते हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की सूरत के बॉक्स क्रिकेट के मैदान में एक खास रिपोर्ट। हाथों में बेलन की जगह बल्ला और नजर सीधे बाउंड्री पार चौके के लिए। चौंक गए जनाब, यह है सूरत का बॉक्स क्रिकेट और ये सारी महिलाएं खेल रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ छक्का मारने के लिए। दरअसल इस विमेन बॉक्स क्रिकेट के पीछे है एक कैंसर सर्वाइवर जो खेल खेल में इस भयानक बीमारी के खिलाफ जागरूकता की सेना तैयार कर रही है। Being a breast cancer patient, I am a survivor. तो मुझे ऐसा लगा कि हम एक एंटरटेनमेंट के थ्रू हम मैक्सिमम फीमेल्स को हम साथ में लेकर आ सकते हैं एंड फिर उनको हम इस बारे में अवेयरनेस के बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरी जर्नी में थोड़ा सा ये अवेयरनेस की कमी, मिस गाइडेंस हमारे साथ भी रही। तो माइन वाज 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। तो मुझे लगा कि अगर हम किसी को इस तरीके से एक्सप्लेन करके, बुक डिस्ट्रीब्यूट करके, अगर हम उनको इनिशियल लेवल पे उन्हें पता चलता है तो मुझे लगता है शायद हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। और ये एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा जरिया है बिकॉज बॉक्स क्रिकेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, तो फीमेल्स हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ रही हैं इस वजह से। इस क्रिकेट लीग से जो भी राशि जमा होती है वो ब्रेस्ट कैंसर के मुफ्त टेस्ट्स पर अस्पतालों की फीस पर खर्च होती है। यही वजह है कि बहुत सी महिलाएं और पेशेवर खिलाड़ी इस लीग से जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले क्रिकेट खेलती थी 10 साल पहले, मतलब सीज़न से खेलते थे हम, और ये बॉक्स क्रिकेट में 1 साल से खेल रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये टूर्नामेंट जो BCNG से ही मैंने स्टार्ट किया था अगले साल से, और आज फिर 1 साल बाद मैं यही टूर्नामेंट फिर से खेल रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अमेजिंग है, वेरी वेल मैनेज्ड और बहुत ही मज़ा आ रहा है हम लोगों को। वेरी फ्रेंडली टीम, बहुत अच्छी है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। इस अभियान में अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े हैं मुकेश पाराशर। पेशे से डॉक्टर मुकेश का कहना है कि आज हमारा सारा ध्यान महंगे इलाज पर है, जबकि जरूरत है सेहतमंद दिनचर्या के लिए लोगों को जागरूक करना। एक्चुअली ये तो आप सभी ने सुना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। 80% बीमारियां नहीं है, वो हमारी हैबिट से डेवलप हो रही है। और खेल जैसे बिजनेस में चलता है वैसे ही खेल हेल्थ में भी डिमांड एंड सप्लाई का चलता है। हम 140 करोड़ हैं, हम कितने भी हॉस्पिटल डाल लें, जब तक डिजीज़ लोड कम नहीं करेंगे हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे ही नहीं पाएगा। प्रिवेंशन हर सब्जेक्ट का, हर डिजीज़ का बिल्कुल अलग होता है। यदि आप ब्रेस्ट कैंसर पे बात करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर में कहीं ना कहीं आजकल जिस तरीके से स्मोकिंग का रोल है, पॉल्यूशन का रोल है, रेडिएशन का रोल है, लोगों की पैकेज प्रोडक्ट खाने का रोल है, वो सब भी रोल इसमें काउंट होता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ इनोसेंट लोगों को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, उनको भी होता है, पर हम यदि प्रिवेंशन पे बात करें और जितना अर्ली स्टेज पर इसे डायग्नोस करेंगे उतना जल्दी ये डिजीज़ क्योरेबल हो जाएगी और हमारा फाइनेंशियल लोड और डिजीज लोड देश पे कम होगा। कैंसर की बीमारी हो या कप जीतने की जद्दोजहद, ये महिलाएं पूरी शिद्दत के साथ ये मैच खेलती हैं, क्योंकि इस लड़ाई में हार की कोई गुंजाइश नहीं। एक रेज है सूरत के अंदर, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं और लड़कियां क्रिकेट में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि इनका मिशन है एक कैंपेन को आगे बढ़ाना, और वो है अवेयरनेस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ सूरत। इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
देख रहे हैं, मैं हूं अशोक। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है, राज्य मुसलमान आज